प्रॉफिट बुकिंग थी शुरुआती सत्र में, लेकिन वो भी बाजार के मोमेंटम के साथ जुड़ गए हैं, वहाँ भी तेज़ी अब हो रही है। लेकिन बाजार के लिए जो अब आने वाला साल है और स्पेशली जो बजट के पहले का जो समय है 1 महीने के आसपास का, उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपके लिए किन शेयरों पर नज़र रखने की ज़रूरत है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इन्वेस्ट शॉपे के सीईओ आशीष कपूर। आशीष सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही सवाल होगा सर, देखिए तमाम जो ग्लोबल जो चिंताएं इस वक्त हैं बाजार के लिए, उसमें ओमिक्रॉन सबसे ज़्यादा प्रमुख है। लास्ट ईयर हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस के इन्फ्लेशन के चलते बाजार को थोड़ी सी परेशानी हुई थी पिछले 2-2.5 महीने में, लेकिन अब आज जो चाल है बाजार की, अब वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बाजार ना आगे की तरफ अब देखने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अब 2022 की जो शुरुआत होने वाली है और शुरुआत का जो 1 महीना होगा, उसमें किस तरह के चाल की आप उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है जी, नमस्कार। पहले तो 18 स्वदेश के सारे सदस्यों को और आपके सारे ही व्यूअर्स को विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला समय, आने वाला साल आप सबको बहुत अच्छा लाभ देके जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और जहां तक मार्केट का सवाल है, मेरा मानना ये है कि हमने 2 साल बैक टू बैक बहुत अच्छी मार्केट्स देखी। 2020 डिस्पाइट जो मार्च में हुआ उसके बावजूद, और जनवरी टू दिसंबर काफी अच्छा रिटर्न आया, और फिर पिछले जो साल खत्म हो रहा है इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न आया है। 2 साल बैक टू बैक रिटर्न हमने बहुत अच्छे लिए मार्केट से। और अब मेरे मुताबिक मार्केट एक ऐसे स्तर पर है जहां पर कि कुछ देर कंसोलिडेशन कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत तेजी से फिर चलता जाए ऐसे तो फिर बहुत एक्सपेंसिव वो वैल्यू भी हो सकता है। मेरे मुताबिक मार्केट एक पॉज ले रहा है। जहां हमने 1 महीने के बाद की, वहां पे जरूर बजट को लेके कुछ एक्साइटमेंट हो सकती है, कुछ रिलीफ हो सकता है, क्योंकि जैसी ओमिक्रॉन की थोड़ी रिलीफ की कोई न्यूज आती रहेगी तो वो थोड़ा बहुत मार्केट को सस्टेन कर सकता है। ओवरऑल मैं समझूंगा कि आपको इतना इजी नहीं होगा पैसा बनाना जितना पिछले 2 साल में हुआ है। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे, थीमेटिक स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। मार्केट में तेजी अभी भी है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, वो बना रहेगा। बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए, टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कि डोमेस्टिक ग्रोथ हमारा अभी भी बहुत अच्छा है डिस्पाइट जो भी हुआ कोविड के कारण। और कॉर्पोरेट ग्रोथ तो इवन इकोनॉमिक ग्रोथ से भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो वो सब चीजें हैं। डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत अच्छी है मार्केट में, तो ये सब चीजें पॉजिटिव है। और इसलिए मार्केट मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है, बट मार्केट मेरे मुताबिक बेस्ट केस ये है कि कंसोलिडेट करेगी, एक रेंज बाउंड रहेगी। जहां तक इंडेक्सेस का सवाल है, इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज जरूर काम करेंगे, तो रादर देन इंडेक्स को देखने के बजाय इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज पे फोकस करना बेटर रहेगा। और इमीडिएटली यहाँ से लेके फरवरी 1 तक यस हो सकता है एक तरह की रिलीफ रैली, या कुछ आप कह सकते हैं कि बजट एक्सपेक्टेशन की रैली वो बन सकती है। बट largely that rally should be used to trim down जहां जहां आपका एक्सपोजर है स्टॉक्स में जो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग ना हो या स्पेकुलेटिव हो, वहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कैश अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक जो फर्स्ट हाफ है आने वाले साल का वो काफी वोलेटाइल हो सकता है, काफी उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा कैश अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना के चलना चाहिए। नमस्कार आशीष जी, पूजा है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने काफ़ी पॉजिटिव व्यू शेयर किया और कुल मिलाकर एक पॉजिटिव नज़रिया है आपका बाजार पर। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या सेक्टर हैं जो कि आने वाले साल में आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, मेरे मुताबिक कॉर्पोरेट बैंकिंग जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है वो करता रहेगा। मेरे मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक अभी भी बहुत अच्छा निवेश का विकल्प है और इसमें हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा, मेरे को लग रहा है कि जो पूरा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो थीम है इसके साथ जुड़ी हुई, कि जिस तरह से लोग मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट से हटकर मार्केट या मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहे हैं, तो उस थीम को प्ले करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस थीम के लिए मेरा आइडिया सबसे अच्छा है कैम्स,
क्योंकि कैम्स एक तरह से रजिस्ट्रार एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट मोनोपोली सिचुएशन में है, तो वो बहुत अच्छा स्टॉक आइडिया जिसको आप प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट काफी सालों से 8-9 सालों से मंदी में है, और अब संकेत ये आ रहे हैं कि इस मार्केट में जो पैसा जिस तरह से बन रहा है, धीरे धीरे करके रियल एस्टेट पे भी एक अच्छा उछाल आएगा। और रियल एस्टेट में एक अच्छी बात ये भी हुई है कि जो रेगुलेशंस हुई हैं रेरा के साथ, बाकी जो चीजें हुई हैं उसमें काफी क्लीन अप हो चुका है। जो जो प्लेयर्स थे जो स्ट्रांग नहीं थे, जिनकी बैलेंस शीट बहुत लीवरेज थी, वो सब एक तरह से वाइप आउट हो गए हैं। जो सिर्फ स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं वही मार्केट में हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स रियल एस्टेट के बहुत कम रह गए हैं अगर आप 10 साल पहले से तुलना करें। तो मेरे मुताबिक रियल एस्टेट एक और सेक्टर है जहाँ पे आपको फोकस करना है। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज क्लियर विनर रहेगा आगे चलकर। और इसके अलावा मैं समझूंगा कि डीएलएफ भी एक और बहुत अच्छा आइडिया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक जैसे जैसे घर बन रहे हैं, होम इम्प्रूवमेंट की जो थीम है वो भी चलेगी। उसमें पाइप्स का एक सेगमेंट बहुत अच्छा उभर के आ रहा है। उसमें प्रिंस पाइप हमारा टॉप पिक है मेरे मुताबिक, वो अभी भी ले सकते हैं आप। उसमें काफी अच्छा उछाल आने वाले समय में आना चाहिए। इसके अलावा मैं समझूंगा कि केमिकल्स, जहाँ पे एक अच्छा करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, वहां पे दोबारा से एक तेजी बन सकती है। पीआई इंडस्ट्रीज और इसके अलावा आप जो दूसरे स्टॉक्स है केमिकल्स के, जो स्पेशलिटी केमिकल्स के अच्छे जो हैं, जैसे दीपक नाइट्राइट है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक एवरग्रीन थीम है इंडिया में, उसमें टाटा कंज्यूमर मेरा टॉप पिक रहेगा, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझूंगा कि जो डिजिटल इंडिया है वो एक बहुत ही अच्छा उभर के अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इसमें ना सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज का फायदा है, पर जो भी डिजिटल से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे ई कॉमर्स हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े जो भी बहुत कंपनीज हों, स्टार्टअप्स हों, इन सब का आगे काफी अच्छा भविष्य दिख रहा है। तो इसमें मैं समझूंगा कि दो जो दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, रिलायंस और भारती एयरटेल, दोनों आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और इसके अलावा स्टार्टअप्स की जहां सवाल आता है, तो नाइका मेरा एक टॉप इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। तो मैंने तो अभी नाइका अभी थोड़ा करेक्ट भी किया है, जो रन अप हुआ था लिस्टिंग के बाद। नाइका में आप जरूर निवेश कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। तो ये थोड़े मेरे आइडियाज हैं। मेरे मुताबिक स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया। और ये जो आइडियाज मैंने शेयर किए हैं इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स डीवीआर एक और बड़ा अच्छा विकल्प है, क्योंकि मेरे मुताबिक आने वाले समय में टाटा मोटर्स का यहाँ से टर्नअराउंड भी चलता रहेगा और अच्छा चलेगा। और टाटा मोटर्स डीवीआर क्योंकि डिस्काउंट पे काफी है, 50% डिस्काउंट पे है मेन शेयर से, तो ये डिस्काउंट भी नैरो होगा। तो टाटा मोटर डीवीआर में आपको दोनों चीजों का फायदा होगा। एक तो मेन कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो शेयर ऊपर जाएगा, और दूसरा जो गैप है टाटा मोटर डीवीआर और टाटा मोटर का, वो भी नैरो होने की मेरे मुताबिक पूरी उम्मीद है। तो दोनों तरफ से फायदा होगा। तो टाटा मोटर डीवीआर भी आपको मेरे मुताबिक उसमें निवेश आप कर सकते हैं। ठीक है आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। हमेशा से अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आप बहुत ही सीधा बता देते हैं कि हाँ ये खरीद लो, आप ये शेयर आपके लिए ठीक रहेंगे। आपने एक लंबी खासी सूची दे दी है 2022 के लिए। अब आप चाहें तो वोटिंग करके या तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके जैसे भी आपको शेयर चुनने हैं, आशीष जी ने एक लंबी सूची दे दी आपको, आप इसमें से रख लीजिएगा। आशीष सर, 2 क्वेश्चन है मेरे आपकी। एक तो लिस्ट में से ही मैंने इतने सारे शेयर खरीद ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। मैं मान लो मेरे को 2 शेयर ही खरीदने हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशीष कपूर ऐसे 2 कौन से शेयर हैं जिस पे बहुत बुलिश है। एक तो मेरा पहला सवाल। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या नहीं खरीदना ये भी बता दो, क्योंकि 2021 और 2022 में फ़र्क कितना ही होने वाला है कि 2022 में ये ज़्यादा देखना है कि ये नहीं खरीदना, 2021 में ये ज़्यादा देखना था कि ये भी खरीद लो ये भी खरीद लो। सर इन दोनों के सवालों के जवाब सर। ठीक है, अच्छा अगर 2 स्टॉक्स ही लेने हैं तो मेरे मुताबिक आप आईसीआईसीआई बैंक लें और दूसरा एलएनटी लें। एलएनटी और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 चीजें आप ले सकते हैं। एलएनटी मैंने कल लिस्ट में मिस कर दिया था। एलएनटी में मेरे मुताबिक ये जो पूरा सेक्टर है कैपिटल गुड्स का, ये टर्न अराउंड हो रहा है और एलएनटी काफी सालों से एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो ये दोनों फ्रंट लाइन है, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी। मेरे मुताबिक ये पूरा कैप्चर करेंगे मार्केट की जो भी अपसाइड मूवमेंट होगी। जहां पे अपने अवॉइड करना है मेरे मुताबिक ग्लोबल टर्मोइल आगे चल के आना है, तो जो भी ज्यादा ग्लोबल मार्केट से लिंक स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए।
मेरे मुताबिक मेटल्स, हालांकि कई कई लोग काफी बुलिश हैं, मेरे मुताबिक मेटल्स हैं, जो बाकी कमोडिटीज हैं, इनमें थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए। इनमें अगर आपका रन अप हो गया है, स्टॉक में आपको मुनाफा आ रहा है, तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। और मेरे मुताबिक आगे चल के ग्लोबली मार्केट्स टर्मोइल होंगी। हमारी मार्केट थोड़ी रिलेटिवली स्टेबल रहेंगी, पर ग्लोबल मार्केट्स का असर खास करके जो एक्सपोर्ट या एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स हैं, जैसे मेटल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, इन सब पे जरूर पड़ेगा, तो इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जनरली आपका जो जो स्टॉक्स जहां पर लीवरेज है, पहले हमारा इजी रन चल रहा था लास्ट 2 साल में, तो तकरीबन सारे ही स्टॉक्स जिसमें थोड़ी अर्निंग्स थी वो क्या चल रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट चूज करेगी, तो जो स्टॉक्स जहां पर लीवरेज है, जहां पर थोड़ा मैनेजमेंट की क्वालिटी का डाउट है, वो सबको, चाहे जिस मर्जी सेक्टर में हो, वहां से आपको निकलना पड़ेगा। जहां पर इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है मैनेजमेंट, उससे निकलना पड़ेगा। और जहां पे रन अप काफी हो चुका है, जहां पे भी आप डिस्काउंटिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव देख रहे हैं और कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देख रहे, वहां से भी निकलना चाहिए। पर जनरली मैं समझूंगा कि जो अगर सेक्टर वाइज अगर चुना जाए, तो जो एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे मुनाफा लेना चाहिए। और जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन सब में आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है आशीष जी, एक और सवाल है। 2021 में हमने ट्रेंड देखा कि वो कंपनियां जो नए तरह के बिजनेस में हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली, न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं, उनके आईपीओस को अच्छा रिस्पांस मिला और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान था। अब हम देख रहे हैं कि थोड़े से वैल्यूएशन के कंसर्न्स थे, तो ऊपरी लेवल से 25 से 30% नीचे आ गए हैं। चाहे वो नायका तो आपने खरीदने की सलाह दे दी है, लेकिन पेटीएम हो, फिनो पेमेंट्स बैंक हो, या फिर पीबी फिनटेक हो, ऐसे स्टॉक्स जो हैं अब ये थोड़े से कूल ऑफ हो रहे ऊपरी लेवल से। 2022 में भी क्या इनको रडार पर रखना चाहिए, और क्या थोड़ा बहुत और गिरावट आ जाए तो आप वैल्यूएशन के लिहाज से ये ठीक ठाक हो गए हैं, या फिर अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करें इनको? मेरे मुताबिक अवॉइड करें। मेरे मुताबिक जो एक यूफोरिया का रन था इस साल में, जो मेरे ख्याल सेकेंड हाफ में आया था, जिस तरह से आईपीओज एग्रेसिवली प्राइस हुए थे और सारे आईपीओज बड़े अच्छे से सब्सक्राइब भी हो रहे थे, मेरे मुताबिक वो वैसी फ्रेंजी या यूफोरिया का दौर थोड़ी देर के लिए चलता है मार्केट में, और मेरे मुताबिक वो जल्दी से वापस नहीं आने वाला। और ये जो स्टॉक्स जहां जो हमने बात की, जहां पे इन्वेस्टर्स फंसे हुए ऊपर के लेवल पे, मेरे मुताबिक उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें तेजी बहुत देर तक नहीं आने वाली, क्योंकि हर राइज पे सेलिंग आने वाली है। और मेरे मुताबिक अभी भी उनका अगर वैल्यूएशन देखा जाए, तो अभी भी मेरे को एक्सपेंसिव लग रहा है। खास करके अगर पेटीएम की बात की जाए, तो मेरे को तो अभी भी वो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, और कोई ऐसा कोई यूनिक मॉडल नहीं है जिसके कारण उसको इतनी ज्यादा डिस्काउंटिंग मिल जाए। तो मेरे 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 मुताबिक तो अभी भी ज्यादातर इन आईपीओस को अवॉइड ही करना चाहिए। आशीष जी, एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे एफआईएस की तरफ से। जो बिकवाली हो रही है लगातार, हम देख रहे हैं डीआईएस पार्टिसिपेशन तो काफ़ी अच्छा है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एफआईएस मार्केट से लगातार निकल रहे हैं, अगर इस पूरे साल देखें तो कुछ महीने को अगर छोड़ दें तो मोस्टली जितने महीने थे उसमें नेट बिकवाली ही देखी गई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, और 2022 में आपको किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है एफआईएस का? देखिए, मेरे मुताबिक एफआईएस का जो ट्रेंड है, वो मैं नहीं कहूंगा कि उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको जरूर ट्रैक करना चाहिए। पर जो अहमियत थी कुछ साल पहले, आज से 5-7 साल पहले जो अहमियत थी एफआई इन्फ्लोज की, और 10-15 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा अहमियत थी, वो अहमियत काफी कम होगी। जैसे आपने ठीक बताया कि हमारी डोमेस्टिक ही इन्फ्लोज काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा वॉल्यूमिनस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईएस के कारण मार्केट चलेगी या गिरेगी। और मैं ये भी समझूंगा कि एफआईएस ने यहाँ पे ऐसी मार्केट है इंडिया की जहाँ पे उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है पिछले 2 सालों में। तो जहाँ पे आपने मुनाफा कमाया होता है, वहां पे एक फील गुड फैक्टर जरूर रहता है। तो एक तरह से आपकी सेलिंग इसलिए भी हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मुनाफा वो ले सकते थे। वर्ल्ड वाइड भी उन्होंने मुनाफा लेना था, क्योंकि फेड टाइटनिंग के बाद थोड़ा जो इजी मनी थी वो वापस जा रही थी। पर क्योंकि यहाँ से उन्होंने मुनाफा लेके गए हैं, तो मेरे मुताबिक वो जैसे ही लिक्विडिटी इंप्रूव होगी तो वो दोबारा मार्केट्स में आएंगे। और मेरे मुताबिक उनका भी रुझान पॉजिटिव रहेगा आने वाले समय में, और वहां से भी मार्केट को हेल्प मिलेगा। आशीष जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे, छोटा सा संक्षेप में जवाब चाहूंगा। वो ये है कि
देखिए कल से ना दिसंबर के ऑटो नंबर्स की शुरुआत हो जाएगी और हमने देखा है कि 2020 में ये देखा था कि पर्सनल मोबिलिटी को लेकर जब थोड़ा सा रुझान बढ़ा था तो ऑटो स्टॉक्स में भी रौनक हमें दिखी थी। लेकिन इस साल बजाज ऑटो हो या फिर हीरो मोटो ऐसे स्टॉक्स थोड़े से नरम ही रहे हैं। 2022 में आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर? देखिए मेरे मुताबिक 4 व्हीलर ही भी बेटर है, क्योंकि 2 व्हीलर में दो दिक्कतें आ रही हैं। एक तो पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कत है कि देयर इज चिप शॉर्टेज, देयर आर अदर इश्यूज। 2 व्हीलर्स में खास करके दिक्कत ये भी है कि आपकी जो 2 व्हीलर डिमांड है वो बहुत ज्यादा आती है जब आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं या फिर जो नए कॉलेज से निकल कर नई जॉब्स मिलती हैं, तो वो तब 2 व्हीलर्स की बाइंग ज्यादा होती है। अब कोविड के कारण क्या हुआ है, पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं स्कूल कॉलेज बंद ही रहे हैं, मतलब बीच बीच में खुले भी हैं तो दोबारा बंद हो रहे हैं। और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन हो रही हैं। ऑफिस में अटेंडेंस की ज्यादा ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट अटेंडेंस नहीं हो रही। ज्यादातर कंपनीज ऑप्शन दे रही हैं खास करके नए रिक्रूट्स को कि ऑनलाइन ही कर लें। तो उसके कारण काफी दबाव रहा है और मेरे मुताबिक बहुत जल्दी इसमें हमें लग रहा था पहले कि शायद स्थिति सुधर जाएगी, पर अभी ओमिक्रॉन के कारण फिर से दबाव आ रहा है। तो मेरे मुताबिक अभी भी 2 व्हीलर्स को अवॉइड करना चाहिए। अभी कुछ समय और लगेगा जब तक इनकी स्थिति सुधरेगी। उसके बाद डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, पर अभी मेरे मुताबिक अगले 2-3 महीने अभी इनको अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमें समय देने के लिए और ढेर सारी स्टॉक्स की सूची आपने दी, सेक्टर्स भी बताए हैं जिससे हमारे दर्शकों को 2022 के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। तो ये थे आशीष कपूर हमें मार्केट पर राय देते हुए। और इस वक्त बाजार को देखें तो 17,377 170 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी करीब करीब 450 अंकों से ज़्यादा की मजबूती है। चलिए अब मार्केट के कुछ और एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं।